क्या हाल है बेटे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन सीरीज का लास्ट लेक्चर। ठीक है, इसमें हम किसी कंसेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। अब तक जितने भी वीडियोस आए हैं फंक्शन सीरीज में, उसमें सारे कंसेप्ट मैं कवर कर चुका हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या जो एक्सरसाइज है आपके बुक के पीछे जो भी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली आप क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे और बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहली बात यह कि जितने भी कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए हैं उसमें कई सारे कंसेप्ट मैंने आपको इस तरह के बताए हैं जिससे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो उन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको बहुत ध्यान से देखिए, उनको बार बार देखिए ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल बैठ जाए। उन्हीं से आपसे एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे वो उन्हीं कंसेप्ट से बनेंगे। ठीक है, और दूसरा एक आता है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। अगर हम आउटपुट फाइंड करने के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अगर आउटपुट का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से आउटपुट आप फाइंड करेंगे। ठीक, एक वो हम देखेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है फंक्शन किसी और टॉपिक से लिंक होके क्वेश्चन आता है, जैसे कि फंक्शन फाइल हैंडलिंग में भी यूज हो सकता है। अब आप फाइल हैंडलिंग का कोई क्वेश्चन है जिसको आपको फंक्शन के थ्रू डेवलप करना है तो एक वो आ सकता है क्वेश्चन। तो वो जब मैं आपको फाइल हैंडलिंग बता दूंगा तो उसमें मैं आपको वो सारी चीजें भी बता दूंगा। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसी में से मिल जाएंगे। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस लेक्चर में मैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने हैं मैं आपको ये बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखिए। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो आपको समझ लेनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और इसको आपको, इसका आउटपुट आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, बस थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हमने लिखा और ये मैंने लिखा मेन, और यहां मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, और यहां मैंने डेमो में पास किया a, b। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आउटपुट फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। आइए देखिए, ये मैंने एक डेमो नाम का फंक्शन बना दिया। ये डेमो नाम का फंक्शन हो गया और ये उसकी बॉडी हो गई, और आपसे कहा जाता है इसका आउटपुट आपको फाइंड करना है, ये मेन हो गया। कैसे आप फाइंड करेंगे वो देखिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मिलती है a इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी आपका a नाम का एक वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू आपने क्या रख दी, 10 रख दी। एक b नाम का वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू आपने क्या रख दी, 20 रख दी। इसका एड्रेस आपने ले लिया 1126 और 1024। यहां से आपने डेमो फंक्शन को कॉल किया। आप देखिए दो पैरामीटर यहां से पास हो रहे हैं, दोनों एक्चुअल पैरामीटर पास हो रहे हैं। किस में रिसीव होंगे, x और y में। इसका मतलब a की वैल्यू किस में रिसीव हो गई, x में रिसीव हो गई, और b की वैल्यू किस में रिसीव हो गई, y में रिसीव हो गई। ये आ गया 2194 इसका एड्रेस, इसका मान लेते हैं 3012। ये वैल्यू 10 यहां पे आ गई, यहां पे 20 आ गया। प्रिंट xy करना है तो आपका रिजल्ट आ गया प्रिंट xy में, दैट इज नोन एज 10 और 20। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है सर, एक चीज नोटिस करिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये आउटपुट क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताने के लिए इस आउटपुट क्वेश्चन को लिया है। मेन क्वेश्चन मैं इसके बाद सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, पहले उस चीज को आप समझ लीजिए। आप नोटिस करिए तो यहां मैंने ये a और b दो वेरिएबल है, a और b वेरिएबल के भी पे मैंने मेमोरी रिजर्व की। जब मैंने यहां से एक्चुअल पैरामीटर पास किया, मैंने x और y में रिसीव किया, तो मैंने x और y के भी पे यहां पे मेमोरी रिजर्व की और इन वैल्यूज को हमने यहां पे कॉपी किया। ठीक है, और बाकी वर्किंग की। ठीक, अब कुछ बच्चे कहेंगे या कुछ लोग, कुछ टीचर्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने हो सकता है पाइथन पढ़ी हो, वो ये कहेंगे कि सर जब हम पाइथन में किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो पाइथन में वेरिएबल जब क्रिएट होता है, वेरिएबल इस तरह से क्रिएट ही नहीं होता है। वेरिएबल स्टोरेज कंटेनर है ही नहीं। पाइथन में जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं, आइए जरा सा वो देख लेते हैं। वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर मैं इस पे वापस आता हूं। आप नोटिस करिए, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं लाइक हमने दिया इंटीजर x और बाद में मैं दे दिया x इज इक्वल टू 10, यानी x के भी आप पे एक मेमोरी रिजर्व हो गई जिसमें वैल्यू 10 आ गई, एड्रेस हो गया 1024। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं। ये इंटीजर x के भी आप पे एक वेरिएबल, एक मेमोरी रिजर्व हुई।
जिसमें हम ये डिनोट कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, पाइथन की बात नहीं कर रहा हूं, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, मैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस जावा की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन तीनों लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। तो मैंने इंटीजर एक्स दिया, इंटीजर एक्स के भी आप एक मेमोरी रिजर्व हो गई एक्स नेम से, ठीक, और ये आईएनटी बता रहा है कि इसमें वैल्यू इंटीजर टाइप की स्टोर होगी। मैंने दिया एक्स इज इक्वल टू 10, तो ये 10 आके एक्स में स्टोर हो गया, कोई इशू नहीं। मैं बाद में अगर x इज इक्वल टू 20 कर दूं तो ये यहां से 10 हट जाएगा और यहां वैल्यू आ जाएगी 20, जबकि इस लोकेशन के एड्रेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज बना रहेगा। ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज में होता है। लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूं और मैं वेरिएबल क्रिएट करूं x इज इक्वल टू 10, तो x के बिहाफ पे कोई मेमोरी या कोई स्टोरेज कंटेनर नहीं है, ये किसी लोकेशन पे किसी वैल्यू को कंटेन नहीं करता। ये क्या चेक करता है, 10 कहां है मेमोरी में, जहां भी 10 है, मान लेते हैं उसका एड्रेस 1024 है, x इस लोकेशन को रेफर करता है, यहां पे रेफर कर रहा है। और मैं अगर बाद में x इज इक्वल टू 20 दे दूं तो ये x क्या करेगा, इंटरप्रेटर कंपाइलर इसकी रेफरिंग यहां से खत्म करेगा, ये लिंक ब्रेक करेगा और अब x किसको रेफर करेगा, मान लेते हैं 20 को, और इसका एड्रेस हो गया 1136, ठीक। तो बेसिकली यहां पे जब आप x की वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका लोकेशन एड्रेस सब कुछ चेंज हो जाता है, जबकि ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। ये आपका ट्रेडिशनल लैंग्वेज है और ये आपका पाइथन है, ठीक। पहले तो आप ये दोनों समझ लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक। अब मैंने इसको क्यों बताया, ठीक, ये जो प्रोग्राम लिखा था, इसका जो मैंने आउटपुट फाइंड किया था, मैंने इस पैटर्न पे किया था, ठीक। ये एक्चुअल में जो पैटर्न है, ये हम जो मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच का पैटर्न है। ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ऐसा होता था और हम इस तरह से आउटपुट को फाइंड करते थे, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर अगर पाइथन में ऐसा नहीं होता तो आपने ये हमें क्यों बताया, ठीक है, या हम इसको क्यों फॉलो करें, वो भी बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आइए देखते हैं, अगर इसी प्रोग्राम का आउटपुट निकालना है जैसे पाइथन में होता है वैसे, तो कैसे करेंगे। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो अल्टीमेटली a किसको रेफर कर रहा है, ये 10 को रेफर कर रहा है, 1024 एड्रेस हो गया। मैंने लिखा b इज इक्वल टू 20, तो b किसको रेफर कर रहा है, ये 20 वाले लोकेशन को रेफर कर रहा है, 1136। दो पैरामीटर मैंने यहां से पास किए, एक इसमें रिसीव हुआ x में, यानी x की वैल्यू भी क्या हो रही है 10, तो x के भी आप पे कोई अलग से मेमोरी नहीं रिजर्व होगी, x भी इसी को रेफर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली मैंने b की वैल्यू y में कॉपी करी, या b की वैल्यू मैं y में सेंड कर रहा हूं, तो y के भी आप पे अलग से मेमोरी रिजर्व नहीं होगी, y भी इसी को रेफर करेगा, दैट इज 20। और फिर यहां हम कर देंगे प्रिंट एक्स वाई, तो क्या मिल जाएगा, x में 10 और y में क्या 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका अगर मुझे आउटपुट फाइंड करना है तो वो फाइंड करने के लिए जो हम मैनुअल वर्किंग कर रहे हैं वो इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये पाइथन की अप्रोच है, ठीक है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको ये सजेशन है, बहुत ध्यान से अब पॉइंट सुनिएगा, मैंने आपको ये क्यों बताया या ये दोनों क्यों बताया, उसके पीछे का रीजन क्या वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेटे याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप आउटपुट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करके इस तरह से मेमोरी रिजर्व करके अगर आप आउटपुट फाइंड कर रहे हैं, तो आपके आउटपुट के रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होंगे कंपैरेटिवली इस मेथड से। अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कई बार ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आ जाता है जिसका आपको आउटपुट फाइंड करना होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल होता है, दूसरे के अंदर तीसरा कॉल होता है, तो पैरामीटर सेम हो जाते हैं, तो आपको एक ही सेल को 3-3, 4-4 वेरिएबल से रेफर करना पड़ता है, और जब वो वेरिएबल आपका स्कोप से बाहर आता है, स्कोप खत्म होता है, तो आपको उसको वहां से रेफरिंग हटानी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ऐसा देखा गया कि उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं ये मेथड गलत है, यही मेथड सही है, एक्चुअल में पाइथन में यही होता है, पाइथन में ये होता ही नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं ये पाइथन का पार्ट नहीं है, ये पाइथन में नहीं होता, पाइथन में यही होता है। लेकिन अगर आप ये फॉलो करेंगे तो इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होने के चांसेस इसके कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं। ये फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा,
ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दोनों तरह से करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप इसको फॉलो करें। बाकी आप फॉलो कुछ भी करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको फॉलो करें, ये आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज ही रहेगा इसमें। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। ठीक, ये दोनों बातें क्लियर हो गई आपको। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, जैसा क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है, उस आउटपुट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये मैं आपको सारी बातें अभी वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये देखिए बेटे, ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। ठीक है, अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा जिसका आपको आउटपुट फाइंड करना होगा। ठीक है, अब कई बार बच्चे इस टेंशन में आ जाते हैं कि सर आउटपुट का क्वेश्चन आता है लेकिन हमारा कभी आउटपुट फाइंड नहीं होता, या कुछ मिस्टेक हो जाती है, सर बहुत प्रॉब्लम होती है, सर क्या करें सर। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और करेक्ट आउटपुट आप कैसे फाइंड करेंगे, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखिए और एक चीज आप नोटिस करेंगे, वो ये कि मैंने आपको अपने लेक्चर्स में, फंक्शन सीरीज में जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको वीडियो आपको दिए हैं, उन लेक्चर्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी मैंने फंक्शन और मेन दोनों कंसेप्ट को एक साथ कहीं भी बनाया है तो मैंने मेन को अलग से डिनोट किया है। आप नोटिस करिएगा, मैं हैश मेन लिखता था हर बार, जिससे आपको यह पता चल सके कि एग्जीक्यूशन जो होगा वो मेन प्रोग्राम की पहली लाइन से होगा। ठीक, तो मैं मेन को डिनोट करता था, हर बार डिनोट करता था। ठीक है, अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, आउटपुट फाइंड करने के लिए, आप नोटिस करिएगा बोर्ड में भी जब वो क्वेश्चन आएगा, या आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, जो भी आप टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हैं, उसमें अगर एक्सरसाइज में आउटपुट क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप नोटिस करिएगा उसमें कहीं भी मेन ब्लॉक को या मेन या टॉप लेवल सेगमेंट के प्रोग्राम को अलग से डिनोट नहीं किया होगा, अलग से नहीं बताया होगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम यही है। ठीक है, आप सबसे पहले अपने प्रोग्राम में ये देखिए मेन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी मेन कहां से स्टार्ट हो रहा है का मतलब यह हुआ कि आपको सबसे पहली स्टेटमेंट प्रोग्राम की कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आइए हम देखते हैं अपने प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम में आप नोटिस करें, आप टॉप टू बॉटम चलिए, आप देखिए यहां डेफ चेंज दिया हुआ है, मतलब आपको पता चल गया ये एक फंक्शन क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन डिफाइन हो रहा है, बॉडी में जाना नहीं है, जब फंक्शन कॉल होगा तब देखेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट कौन सी है, तो आप देखिए r इज इक्वल टू 150, ये विदाउट इंडेंटेशन आपको स्टेटमेंट मिली है। नोटिस करिए, तो ये चेंज का एक फंक्शन है, चेंज, ये इसका ब्लॉक है जो कि हल्का सा मैंने शिफ्ट करके लिखा हुआ है, इंडेंटेशन दे के लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर तब जाएंगे जब फंक्शन कॉल होगा, अभी तो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। तो देखा जाए तो पहली स्टेटमेंट कौन सी है, r इज इक्वल टू 150, यानी यहीं से आपका मेन ब्लॉक क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, या मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम में जिसका आउटपुट फाइंड करना है, सबसे पहले जज करिए मेन कहां है। ठीक है, तो मेन आपको मिल गया, आप यहां पे अपने आप मेन लिख लीजिए। सबसे पहला काम यह करना है, मेन फाइंड करना है। आपने मेन को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उससे पहले दो बातें बता दूं। आपके पास जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी कुछ मैनुअल वर्किंग होगी। ठीक है, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, हर स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होगा। आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, इसका कुछ ट्रीटमेंट है, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे करेंगे। हर स्टेटमेंट का कोई ना कोई ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट आप यहां पे कर रहे हैं, यानी आप मैन्युअली कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मैन्युअली वर्किंग कर रहे हैं इसका आउटपुट फाइंड करने के लिए। जो आप आउटपुट फाइंड करने के लिए मैनुअल वर्किंग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज ड्राई रन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ड्राई रन। तो आपको जब भी कोई प्रोग्राम मिले, सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम का ड्राई रन करना है। तो ड्राई रन के लिए एक अलग से स्पेस आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जहां आपको इस प्रोग्राम का ड्राई रन करना है, और इसको करने के बाद आपके साथ एक स्पेस और होनी चाहिए जहां आपको इस प्रोग्राम का रिजल्ट मिलेगा, यानी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आपने एक स्पेस छोड़ दी ड्राई रन के लिए, और दूसरी आपकी जो स्पेस आ गई वो क्या आ गई, उसकी हेडिंग क्या हो गई, आउटपुट। आप देखिए ये आउटपुट लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब पॉइंट ये आता है कि एग्जीक्यूशन हम कैसे स्टार्ट करें और किस तरह से वर्किंग होगी। देखिए कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारा प्रोग्राम सही नहीं हो रहा, उसके पीछे एक रीजन और है। आप पूरे प्रोग्राम को एक साथ देख लेते हैं, आप देखते हैं अरे इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे सॉल्व हो, गलतियां करते हैं, कभी कुछ सॉल्व कर देंगे, कभी कुछ करेंगे, ऐसे नहीं करना है।
आपको 1 बाय 1 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। यानी जब आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट दिखाई दे, सेकंड नहीं, इससे पहले कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट और उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और उसके बाद जब उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाना है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट ही दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट मिलती है R इज इक्वल टू 150, यानी R के ब्याह पे एक मेमोरी रिजर्व हो रही है जिसकी वैल्यू क्या है 150। मैं आपको याद दिला दूं, ये मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के ब्याह पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, मैं आपको पाइथन में जो अप्रोच है उससे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, लेकिन अभी ट्रेडिशनल अप्रोच। R इज इक्वल टू 150, आपने R के ब्याह पे मेमोरी रिजर्व कर दी, उसका एड्रेस हो गया। अब आपने दिया, ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो गई, R इज इक्वल टू 150, यानी ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो गई। अब आप सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाइए, इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं। सेकंड स्टेटमेंट है S इज इक्वल टू 100, तो आपने S के ब्याह पे मेमोरी रिजर्व की, इसमें 100, इसका एड्रेस 1036 लिख दिया। याद रखिएगा एड्रेस यूनिक होना चाहिए। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अब आप थर्ड स्टेटमेंट पे आ गए। थर्ड स्टेटमेंट हमें मिला है फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। आपको मालूम है जैसे ही फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट होगी, हालांकि दिख आपको R इज इक्वल टू भी रहा है, लेकिन उसका अभी यूज नहीं है। क्यों? फंक्शन कॉल होगा, कर्सर फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट करेगा, जो वैल्यू वहां से रिटर्न होगी वो R में आएगी, तो वो बाद की बात है। तो हमने लिखा चेंज R, S, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। जैसे ही फंक्शन कॉलिंग होगी, आपको मालूम है कर्सर कहां जंप करेगा? डेफिनेशन पे। कर्सर डेफिनेशन पे जंप किया। आपने दो पैरामीटर यहां से पास किए हैं, एक्चुअल पैरामीटर R और S। R की वैल्यू किस में रिसीव होगी? P में। तो एक P, एक मेमोरी बना लीजिए P, जिसका एड्रेस मान लेते हैं 2012, जिसमें R की वैल्यू रिसीव हो गई, यानी 150 रिसीव हो गया। आपने S को पास किया, S की वैल्यू Q में रिसीव होगी। ठीक है, हालांकि ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज तब होता है जब हम पैरामीटर पास नहीं करते हैं। हम जब पास कर रहे हैं तो वो वैल्यू जाएगी। तो S की वैल्यू किस में रिसीव होगी? Q में। तो बेटे ये रहा Q, इसमें S की वैल्यू आ गई 100, इसका एड्रेस हो गया 3017। ठीक, अब आपने ये काम कर दिया, पैरामीटर रिसीव हो गया। अब आप फंक्शन डेफिनेशन पे आ गए, यानी फंक्शन डेफिनेशन की पहली स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करनी है। और फंक्शन डेफिनेशन की पहली स्टेटमेंट क्या है? फंक्शन डेफिनेशन की पहली स्टेटमेंट है P इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक, अब पहले प्लस करना है असाइनमेंट, ठीक है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? प्लस की। तो पहले P रख दीजिए 150 प्लस Q क्या है? 100। आप देखिए मैं एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूं और वापस उस पर नहीं जा रहा हूं। अब मैं सिर्फ क्या देख रहा हूं? P इज इक्वल टू P प्लस Q। अब इतना काम करेंगे, इससे पहले जो किया उसके बारे में नहीं सोचना, इसके बाद जो करना है उसके बारे में भी नहीं सोचना, सिर्फ इसके बारे में सोचना है। P में 150, Q में 100, 150 प्लस 100 दैट इज 250, किसमें स्टोर? P में। P की वैल्यू 250 है, यानी यहां 150 लिखा है, कट करके 250 कर लीजिए। ठीक है, इतनी स्पेस रखिएगा यहां पे, ठीक है, कि आप ये जज कर पाए कि ये P की वैल्यू 250 हुई है। कहीं किसी और वेरिएबल से टच करके आपने किसी और वेरिएबल में अगर इसको कंसीडर कर लिया तो क्वेश्चन गया। ठीक, आपने यहां पे 250 स्टोर कर दिया। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अब आप नोटिस करिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है Q इज इक्वल टू P माइनस Q। ठीक, P की वैल्यू क्या है? तो करंट वैल्यू क्या है? 150 मत बोलिएगा, 250, वैल्यू चेंज हो चुकी है। P की वैल्यू 250 माइनस Q क्या? 100। क्या रिजल्ट आया? दैट इज 150। 150 किसमें स्टोर हो रहा है? Q में। Q की वैल्यू 100 कट करिए, लिखिए 150। ठीक, इतना काम हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट P हैश Q। अब ये एक्चुअल में आउटपुट है, जो रिजल्ट मिल रहा है वही तो आउटपुट है। P की वैल्यू क्या है? तो P की वैल्यू है, आउटपुट वाले पोर्शन में आइए, P की वैल्यू 250, इसके बाद हैश, इसके बाद Q की वैल्यू 150। अब प्रिंट स्टेटमेंट बेटे आपको पता होगी, दो पैरामीटर होते हैं प्रिंट में, एक सेप और एक एंड। ठीक है, सेप के भी आप पे इन वैल्यूज के बीच में स्पेस आपको देनी है, स्पेस दिखाइएगा। और एक पैरामीटर होता है एंड, ये पूरी वैल्यू प्रिंट कराने के बाद एंड एग्जीक्यूट होगा, जिसके भी आप पे कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यानी अब आप जो भी प्रिंट कराएंगे इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिटर्न P। अब आपने यहां से P को रिटर्न किया, P की वैल्यू रिटर्न हुई। P की वैल्यू क्या है? 250। 250 रिटर्न हुआ, आके किस में रिसीव होगा? R में। यानी ये 250 वैल्यू यहां पे आई, जो वैल्यू किस में कॉपी होगी? R में कॉपी होगी। यानी R की वैल्यू क्या थी?
150 थी, ये कट करके 250 लिख लीजिए। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, आप जैसे ही कर्सर ब्लॉक से वापस आया, अब देखिए रिटर्न पी कर रहे हैं, कर्सर ब्लॉक से वापस आ रहा है, भाई कर्सर यहां से वापस आएगा, ठीक है, तभी तो 250 आया। जैसे कर्सर वापस आया, आपने जितने भी वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट किए हैं ना, इवन फॉर्मल पैरामीटर भी, उसकी मेमोरी डीएलोकेट कर दीजिए। यानी आपका P और Q जैसे ही आप बाहर आए, P Q के बिहाफ पे मेमोरी डीएलोकेट, खत्म। ठीक है, अब आप मेन में आ गए, मेन में सिर्फ क्या है, R और S। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, मेमोरी डीएलोकेट करना मत भूलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रिंट, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रिंट R हैश S, R की वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू, तो 250 हैश S की वैल्यू क्या है, 100। ठीक, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अब नेक्स्ट लाइन, अब अभी खत्म नहीं हुआ है, देखिए चेंज S, फिर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट हुई। ठीक है, हमने पास किया यहां से S को, S की वैल्यू क्या है, जज करिए 100। S पास हो रहा है, किसमें रिसीव होगा, P में, यानी फिर से P की भी आप पे मेमोरी रिजर्व हुई, कर्सर ऊपर गया, P के भी आप पे मेमोरी रिजर्व हुई, अब की वैल्यू 100 आई, एड्रेस मान लीजिए 2016। सेकेंड पैरामीटर नहीं पास किया, कोई दिक्कत नहीं, क्यू में डिफॉल्ट वैल्यू लेनी है 30, अगर नहीं पास करेंगे तो 30 लेंगे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंसेप्ट है, अगर आप भूल गए तो पहले लेक्चर देख लीजिए फंक्शन सीरीज में। ठीक, तो सेकेंड पैरामीटर नहीं पास किया, कोई इश्यू नहीं है, क्यू के भी आप पे मेमोरी एलोकेट हो गई, 7012 वैल्यू आ गई 30, कर्सर ऊपर आ चुका है। ठीक, पहली स्टेटमेंट क्या है, P इज इक्वल टू P प्लस Q, P की वैल्यू 100 है, Q की वैल्यू 30 है, दैट इज 130 किसमें स्टोर, P में, P की वैल्यू क्या हो गई 130, कट करिए, तुरंत अपडेट करिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक, Q इज इक्वल टू P माइनस Q, अगली स्टेटमेंट पे आते हैं, Q इज इक्वल टू P माइनस Q, P की वैल्यू क्या है 130, Q की वैल्यू क्या है 30, माइनस करिए, दैट इज 100 किसमें स्टोर, Q में, Q की वैल्यू क्या हो गई 100। अब फिर बोल रहा है प्रिंट कराइए P हैश Q। ठीक, नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ चुका है, P हैश Q, P की वैल्यू क्या है 130, हैश Q की वैल्यू क्या है 100। ठीक, रिटर्न क्या कराना है, P की वैल्यू रिटर्न हुई, यानी रिटर्न क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो रिटर्न हो रहा है 130, आपका 130 फंक्शन कॉलिंग पे आ गया। लेकिन जैसे ही कर्सर वहां से वापस आया, ये P और Q के भी आप पे मेमोरी क्या डीएलोकेट, खत्म करिए मेमोरी, 130 आया, 130 किस में कॉपी होगा, S में, यानी S की वैल्यू कट करके कर दीजिए 130। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताइए, कर्सर वापस आ गया, अब इसके बाद क्या कोई स्टेटमेंट है जो हमें एग्जीक्यूट करनी है, नहीं है ना, इसका मतलब प्रोग्राम यहां पे खत्म, अब तो कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए है नहीं, इसका मतलब ये जो आपने लिखा है ना, दिस इज योर फाइनल आउटपुट, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो अलग से आप इसको मेंशन करिए, यानी जब आप ये मैनुअल वर्किंग कर लें, इसके बाद अलग से ये आउटपुट आप अलग से दिखाइए, 250 हैश 150, 250 हैश 100, 130 हैश 100, ये आपका फाइनल आउटपुट। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक पॉइंट और बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, क्लास में कर रहे हैं तो क्लास में, याद रखिएगा आउटपुट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके जो भी फ्रेंड्स आपके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको पहले ही बोल दो कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आउटपुट क्वेश्चन जो है वो आपका कंसंट्रेशन मांगता है। अगर आपने बीच में आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ और कोई स्टेटमेंट आपने स्किप कर दी, या आपका कर्सर फंक्शन से वापस आ रहा है, आपने मेमोरी डीएलोकेट नहीं की, तो गलती होने के चांसेस बढ़ गए, आउटपुट गलत हो सकता है। इसलिए अगल बगल वाले को पहले बोल दो मुझे डिस्टर्ब मत करो, आउटपुट क्वेश्चन फाइंड कर लेने दो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से आउटपुट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, आशा करता हूं बेटे आपको आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आने के 100% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आप और भी लगाइए, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आउटपुट का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लगता है वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बोलिए। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, और मैं एक चीज और प्लान कर रहा हूं, अगर ठीक है आपका रिस्पॉन्स मुझे जैसा मिल रहा है और अच्छा मुझे मिलेगा,
तो मैं इसका लाइव सेशन भी कंडक्ट करूंगा, यानी अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से मुझे रिप्लाई आता है, रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो मैं इसका लाइव सेशन भी कंडक्ट करूंगा। जो आपके डाउट्स होंगे आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेटे आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब फंक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। फंक्शन चैप्टर के बाद अब जो मैं नेक्स्ट चैप्टर उठाऊंगा वो हम उठाएंगे, दैट इज नोन एज फाइल हैंडलिंग, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में अगर आपने देखा हो तो नेक्स्ट चैप्टर आपका पाइथन मॉड्यूल है, लेकिन वो आपके सिलेबस से हट चुका है। फिर भी उसमें एक दो कंसेप्ट ऐसे हैं जिनका यूज आगे आ सकता है, तो जब वो यूज आएगा मैं आपको तब बता दूंगा। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर मैं उठाऊंगा, दैट इज फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर, अगली सीरीज में जो होगी फाइल हैंडलिंग। थैंक यू सो मच बेटे।